बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लास्ट टाइम जहाँ से लेक्चर का इख्तिताम हुआ था, हमने आगाज़ किया था एक छोटे से कंटेंट का। आल्दो ये कंटेंट आपके लिए बिल्कुल नए नहीं है और डिफ़िकल्ट भी बिल्कुल नहीं है। एक मरतबा आपने घर जाके सिर्फ उसको रीड करना है तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड बी मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात अपने जहन में ज़रूर रखिए कि हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ रहे। हमारा मकसद पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद अभी भी बिज़नेस ही है। हम उस बिज़नेस में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बिज़नेस को फ़ायदा होगा या नुकसान। ये एनालिसिस आप पेस्टल में पढ़ चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि पेस्टल के अंदर वहाँ पर आपने हर चीज़ मफरूज़ी पढ़ी थी, फ़र्ज़ कर लिया था गवर्नमेंट ऐसे करती है, फ़र्ज़ कर लिया गवर्नमेंट ऐसे करती है। यहाँ वो बात तहरीर हुई है, बस इतना सा फ़र्क है। फ़र्क इतना भी है, वहाँ एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आपको हर मुल्क के हर बिज़नेस के ऐन मुताबिक होगा। वहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है, जैसे आपने पेस्टल के 2-3 सवाल क्लास में भी किए हैं, 2 सवाल, एक सवाल पर आपको टेस्ट में भी दिया गया था, एक सवाल 2 सवाल मैंने घर में करने के लिए भी दिए थे। टोटल 5 सवाल तो वो है जिनका ताल्लुक मेरे साथ ही है। उसमें आपने देखा किसी में गवर्नमेंट कुछ कर रही है, किसी में कोई गवर्नमेंट है, किसी में कोई गवर्नमेंट है। वहाँ सवाल का आंसर वहाँ के मुल्क के कवानीन के ऐन मुताबिक, और हर मुल्क का अपना कानून है, हर मुल्क के कारोबार करने का तरीका अपना है, इसलिए वो अप्लाइड सवाल होते हैं। यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं ये आपने एक जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन देनी है जो हर तरह की गवर्नमेंट और हर तरह के मुल्क और हर तरह के बिजनेस के लिए जनरल पर्पस है। और यहाँ पर एग्जामिनर की हेडिंग भी यही होती है कि व्हाट इज़ द राइट इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल यू कैन से पॉलिसीज ऑन बिजनेस। तो अब आप वहाँ पर ये ना होगा आप हेडिंग देख रहे हो कि सर ये वाली हेडिंग क्यों नहीं आई, तो बस हेडिंग के इर्द गिर्द घूमते घूमते उसने कोई आपको एक सवाल बना देना है। सवाल का मतन और सवाल का ऑब्जेक्टिव ये होगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बिज़नेस पर क्या असर होता है या उसका क्या इम्पैक्ट होता है या उसके ऊपर क्या चीज़ें जो है रूनुमा होती हैं। इससे मिलता जुलता कोई भी आपका इंग्लिश का सेंटेंस एग्जामिनर आपको सवाल में डेवलप करके दे सकता है। दिस इज़ व्हाट द एग्जामिनर इज़ रिक्वायर्ड। आंसर इसके ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, जैसे 5 लिखे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपके बिज़नेस के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ से इम्पैक्ट होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था बच्चे, मैं फिर एक जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जितनी बढ़ती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बढ़ने से कारोबार को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। डिपेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है किसी और चीज़ पर, बिजनेस को चाहिए कोई और चीज़, तो स्पेंडिंग तो हो रही है। जबकि स्पेंडिंग का एरिया काफ़ी बड़ा होता है। वी नो कि गवर्नमेंट हेल्थ पे भी स्पेंड करती है, गवर्नमेंट जो है वो आपके पास पब्लिक के डोमेन पे या जितने भी एरियाज हैं, एजुकेशन, सर्विसेज, वेलफेयर, डिफेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, अलाइंस, ये तमाम की तमाम चीज़ों पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मुल्क के अंदर एजुकेशन की ज़रूरत है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो नो डाउट फ़ायदा उसका भी होगा। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर भी प्रायोरिटीज़ होती हैं और गवर्नमेंट उन्हीं प्रायोरिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। आपको शायद मालूम होगा, बज़ाहिर कुछ चीज़ें मजाक का आंसर बनती हैं लेकिन वो मजाक नहीं है। आपने देखा होगा पाकिस्तान जब से बना है, जब से आप लोग जो है वो बजट देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमेशा डिफेंस पे सबसे ज़्यादा बजट लगता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के चारों तरफ अगर आप और से देखें तो हर तरफ पाकिस्तान के कहीं ना कहीं एनिमीज़ किसी न किसी अंदाज में बैठे हुए हैं। तो अब आपको उस से रेलेवेंट हर चीज़ को मैनेज करना है तो यकीनन गवर्नमेंट बजट भी उस चीज़ का बनाएगी। वरना अगर आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ एजुकेशन का बजट ज़्यादा होता है, हेल्थ का बजट ज़्यादा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियोग्राफिकल वाइज हमारे साथ ऐसे मामलात हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अपना ख़र्चा जो है वो सिर्फ अपने बॉर्डर्स पर खर्च एक्सपेंस करना पड़ता है। उसके लिए एमुनेशन भी चाहिए, उसके लिए वर्क फोर्स भी चाहिए, उसके लिए बंदे भी चाहिए, उसके लिए आपको और भी बेशुमार चीज़ें डेवलप करनी है। तो ये सारा का सारा एक्सपेंस, और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इनमें से कोई भी चीज़ 90% खुद नहीं बनाता, इंपोर्ट ही करता है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा तकलीफ दे पहलू है। बहरहाल मैंने अर्ज़ की थी कि हमें इन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, वरना अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को लोहा पाकिस्तान नहीं प्रोवाइड किया है। आप कभी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को 50 पैसे पर केजी के लिहाज से यहाँ से लोहा पाकिस्तान से वहाँ एक्सपोर्ट किया हुआ है, 50 पैसे पर केजी के लिहाज से। और दोबारा वापस वहाँ से हमारे पास जो 4G गन आती थी वो पता नहीं कितने हज़ार डॉलर की आया करती थी, जो पाकिस्तान ने 1971 से ऑनवर्ड या उससे पीछे भी बाय की हुई है अमेरिका से ही।
इसी तरह वहाँ से एयरक्राफ्ट आए, वहाँ से टैंक्स भी आए, वहाँ पर और भी बेशुमार जंगों के सामान जो है जो पाकिस्तान ने बाय किए। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद कफ़ील है, ये तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान खुद भी बना सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन बहरहाल हम वापस चलते हैं अपने काम की तरफ कि डिफेंस या कोई भी जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने हमेशा प्रायोरिटीज़ को देखना होता है, कहाँ प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हैं और कहाँ पर स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेंडिंग में ये सर चंद एक एग्जाम्पलें हैं, बस आपने इसमें तो कोई 2, 3, 4 एग्जाम्पलें ज़रूर लिख देनी है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। गवर्नमेंट हर चीज़ पर स्पेंड करती है, हॉस्पिटल पर भी करती है, रोड पर भी करती है, एजुकेशन पर भी करती है, स्कूलों पर भी करती है। बट जितने भी आपके पास निज़ाम है, चूँकि सारा का सारा निज़ाम जो मुल्क का हो वो गवर्नमेंट ही चला रही होती है। आपका वापडा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, नहरें हैं, उसकी सफाई है। देयर आर सो मैनी एरियाज़ कि हम उसको उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते। बस हमें मोटा मोटा जो है वो 4, 5, 6 एग्जाम्पल में देनी बहुत ज़रूरी होती हैं। डिफेंस लिख दें, एजुकेशन लिख दें, बिजनेस लिख दें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लिख दें, बजट लिख दें, इस तमाम की तमाम चीज़ों पर आप चंद एक एग्जाम्पल आप देंगे किसके अंडर हेडिंग में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट खर्चा करती है। लेकिन बच्चे अब देखिए इम्पैक्ट क्या आया है। अगर खर्चा सही हुआ है, सही डायरेक्शन में हुआ है तो बिजनेस सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं हुआ और ख़र्चा कहीं और लग गया है, ज़रूरत यहाँ थी, तो याद रखिए बिज़नेस जो है स्पेशली वो डोमेन जहाँ पर एक्सपेंस नहीं हुआ वो रह गया है। आपको शायद आइडिया नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था इंडिया से भी अलावा जहाँ की हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर थी। अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला 1980 आई गेस 85 या 90 तक कम से कम एटलीस्ट पाकिस्तान को ज़र मुबादला सिर्फ और सिर्फ आता था अपने हैंडीक्राफ्ट से। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट को गवर्नमेंट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, यहाँ के लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। लकीली इस वक्त क्या हुआ, वो सारे के सारे जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट काम करते थे, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई यूके बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, चूँकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान में तो कुछ मिलना नहीं है और वहाँ के लोगों ने इनको वेलकम कहा। आज वो वहाँ बैठे काम कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मशीनें रह गई हैं। मशीन पर आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और मशीन से बना के, बल्कि उसके ज़्यादा बड़ा कर तुम्हारा चाइना ने कर दिया कि हर चीज़ बनी बनाई आपको वहाँ से मिल जाती है। वो चीज़ जो हैंडीक्राफ्ट में 1 लाख रुपये की मिलती थी, चाइना ने आपको कहा ये ले आप 1000 रुपये की ले लें। तो वो हाथ से बनी हुई चीज़ का एक अपना कमाल है और एक मशीन से बनी हुई चीज़ का अपना कमाल है। लोग पैसे देते थे आपके आर्ट के, कि आपके पास जो आर्ट है उस आर्ट के पैसे जो है वो आपको पेश किए जाते थे, जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। आल दो कि बेशुमार लोग हैं अभी भी काम करने वाले, अभी भी बेशुमार गरीब लोग जो नहीं जा सके बेचारे वो आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। नो डाउट दोनों को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट का ज़र मुबादला नहीं आ रहा और दूसरी तरफ जो है अगर हम गौर से देखें तो उस बिज़नेस को भी सपोर्ट नहीं मिल रही। आलमोस्ट पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट का काम बिल्कुल तबाह हो चुका है। दूसरा, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं कि पाकिस्तान के पास इतना कुछ मौजूद है कि अगर सिर्फ वही प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी जो है वो सबसे बेहतर हो सकता है। लेकिन बेनज़ीर के दौर में सबसे पहले एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ हाई लगे, फिर कोटा लग गया। कोटा कहते हैं कि बस आप इतने % ही सेल बेच सकते हैं, मुल्क से बाहर बेच सकते हैं, उस जगह आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट पर कोई बैन नहीं है और एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट पर टैरिफ हाई हैं, जिसका नुकसान ये है आप भी जानते हैं कि जब मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अब क्या कहते हैं इंपोर्ट होना शुरू होती है तो मुल्क के रिजर्व्स बाहर चले जाते हैं। एज़ पर इकोनॉमिक्स की पॉलिसी आपने पढ़ी होंगी, तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक हम इसको कहते हैं ये आउटफ्लो होता है। तो आउटफ्लो किस चीज़ का होता है, आउटफ्लो ऑफ रिजर्व्स। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर इंपोर्ट होती है तो उसको आउटफ्लो कहते हैं, जब आपके पास एक्सपोर्ट होती है उसको इनफ्लो कहते हैं। वो इनफ्लो ऑफ रिजर्व होता है, क्योंकि जब आप सामान दूसरे मुल्कों को देते हैं तो वहाँ आपको उसके सिस्टम में या डॉलर आते हैं या बार्टर सिस्टम के मुताबिक गोल्ड आता है या वट एवर जो भी मुल्क की ज़रूरत होती है वो आपके मुल्क तक पहुँचती है। अब ये देखिए, ये जो मैंने जिक्र किया है ये सारी बातें हैं स्पेंडिंग के एंगल से। हालांकि इन तमाम चीज़ों का जिक्र आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी आ सकता है, लेकिन मैंने जिस एंगल से आपने एग्जामिनर को डिस्कस करना है, जिस एंगल से आपने एग्जामिनर को बताना है, वो एंगल याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जगहों पर खर्चे, और वो खर्चे किसके लिए होते हैं, अवाम के लिए होते हैं। बच्चे तो हमें मालूम है कि गवर्नमेंट का असल काम होता है सर्विसेज जो है किसके लिए, अवाम के लिए, द मैसेज ऑफ द कंट्री। तो वो उसमें बिजनेस भी शामिल है, उसमें आम बंदा भी शामिल है और उसमें उस मुल्क का एक एक फ़र्द शामिल होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का। बच्चे आपको मालूम है कि टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा कमाल ये होता है कि जितने टैक्सेस बढ़ेंगे उतना लोगों की बाइंग पावर रिड्यूस होती है। टैक्सेशन का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक होता है लोगों की बाइंग पावर के साथ। तो जितना टैक्स बढ़ता जाएगा लोगों की ज़रूरत कम होती चली जाएगी, और लोगों की ज़रूरत कम होती चली जाएगी तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड का कम होना बिजनेस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा नहीं। तो अब अगर मेरे रोज़ाना के 100 मार्कर बिकते हैं और ये 100 मार्कर जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गए हैं, तो इन्फ्लेशन में वन ऑफ द कंटेंट इज टैक्सेशन, क्योंकि कीमतों के बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल किसका हो सकता है, टैक्सेशन का रोल हो सकता है। कि आपकी एक चीज़ इतने में थी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप पाकिस्तान में आपकी जो व्हीकल है, जो आपके पास गाड़ी है, उनको आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 600 सीसी गाड़ी जो बड़े आराम से 6 लाख रुपए की 7 लाख की मिल जाती है, अब 33-32 लाख रुपए बल्कि 40 लाख रुपए तक चली गई है। उसमें उसकी कीमत इंक्रीज़ नहीं की, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज़ किए। हालांकि गवर्नमेंट ने दरमियान में टैक्स रिलीफ भी दिया थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद कीमतों में फ़र्क नहीं आया, इसलिए कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिजाज है कि कीमत बढ़ तो जा सकती है लेकिन वापस आना ये पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं है। जो चीज़ एक मरतबा चली जाती है, अप हो जाती है, वो स्टैगनेट हो जाती है, वहाँ जाके मज़ीद ऊपर जाए ना जाए वापस आने का तस्वुर शायद ही कम होता है। अगर होगा भी तो लाख सवा लाख, जब बढ़ती है तो 10-10 लाख बढ़ रही है, जब वापस आने का काम है तो 500 बढ़ गई, 5000 बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, बहुत हद लाख कम हो गई, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो बढ़ने वाला काम तेज़ी के साथ और वापस आने वाला काम इंतहाई ख़तरनाक लेवल पे होता है। तो टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो गवर्नमेंट को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि टैक्सेस बढ़ाने से कारोबार पर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली मैंने एक बात आपको बड़ी वाज़ेह बताई थी कि आपने जब भी इकोनॉमिक्स के रूल्स पढ़ने हैं, पाकिस्तान को कभी कंसीडर नहीं करना, सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। वरना होना तो ये चाहिए कि जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसकी सेल उतनी कम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जापानीज़ गाड़ियों की सेल पिछले 2 सालों से इस साल ज़्यादा हुई है, जो कि एक इंतहाई दर्जे के ऊपर एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसका मकसद ये है कि ब्लैक मनी इतनी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है मुल्क के अंदर कि लोगों के पास इतना ब्लैक मनी का पैसा है कि वो बड़ी आसानी, ज़रूरतमंद आज भी नहीं खरीद सकता, ज़रूरतमंद कल भी नहीं खरीद सकता था, ज़रूरतमंद आज भी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी की कीमत 10 लाख हो या गाड़ी की कीमत 50 लाख हो, लोग फिर भी उसके बावजूद बाय कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है अगर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली मैंने इसलिए कहा था कि टैक्सेशन के बढ़ने से कारोबार तबाह होता है, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो कारोबारी आज भी पैसे कमा रहा है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैंने आपसे कहा था बच्चे इकोनॉमिक पॉलिसी बेशुमार होती हैं, बेशुमार होती है इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने आपसे जिक्र किया था, आप कोशिश कीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर दीजिएगा जी। मॉनेटरी पॉलिसी को जरूर डिस्कस कीजिएगा बच्चे। मेरे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मुल्क में पैसे की रेल पेल को कहते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो मुल्क के अंदर पैसे की रेल पेल को मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और ये काम गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट इसके लिए जिस टूल को इस्तेमाल करती है उस टूल का नाम होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो बताइए मुल्क के अंदर कारोबार बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इसलिए कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो आपके बैंक से लोन लिया जाता है, लोग बैंक लोन नहीं लेंगे। बैंक लोन नहीं लेंगे, जिसने बैंक लोन लेके इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दूसरी बात, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो बहुत सारे लोग पैसा कारोबार में लगाने के बजाय बैंकों में रखवाते हैं, सेविंग बढ़ जाती है बैंक्स। प्लीज ये जुमला याद रखिएगा, सेविंग एट बैंक होगा, सेविंग एट होम नहीं होगा। घर में कोई सेविंग नहीं करता इंटरेस्ट हाई होने में। तो लोग पैसा बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं। जब पैसा बैंकों में रखा जाता है तो अल्टीमेटली वो पैसा जो इन्वेस्ट होना था, मार्केट में सर्कुलेट होना था, अब वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा। तो ये बड़े इंपैक्ट हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट के अंदर जब भी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में हाई सर्कुलेशन ऑफ मनी करना चाहती है, इंटरेस्ट रेट हमेशा कम करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा कम करना पड़ता है, और इस इंटरेस्ट रेट कम करने को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसका मकसद होता है मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ाना है।
ऑल ऑफ यू। बहरहाल ये नाम आपको याद करने की तो नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर देन सफिशिएंट, और आप उसमें थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की बेशुमार इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। मैंने चूंकि अर्ज किए बच्चे, ये पूरा का पूरा सवाल आपका कोई 50 नंबर का सवाल नहीं है, ये सवाल आपका 5 नंबर का 6 नंबर का है, तो आपने 5-6 नंबर में हर पॉइंट डिस्कस करना है। तो इसलिए ये ना वो आप एग्जाम्पलों के बाहर लगा दें, एक एग्जाम्पल बहुत काफ़ी है। किताब में तो बहुत सारी एग्जाम्पलें दी हुई है, उसकी मर्जी है ना, हर बंदे का अपना अपना एक शौक है कि वो किस पॉइंट को इलेबोरेट करना चाहता है, किस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता है। तो हर बंदा अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे बस। लेबर लॉस, ये बच्चे बहुत ज़रूरी होता है किसी मुल्क के अंदर काम करने के लिए, कि अगर लेबर लॉस किसी मुल्क में कम हो, लेबर लॉ की इंप्लीमेंटेशन ना हो और लेबर के रेट्स कम हो, तो याद रखिए वहां पर ह्यूमन फ्लाइट्स बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ह्यूमन फ्लाइट। व्हाट इज ह्यूमन फ्लाइट? लोग उस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क की तरफ जाते हैं। ये इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी है। इसके लिए 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ब्रेन ड्रेन या ह्यूमन फ्लाइट। ये 2 चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होंगी नहीं। तो दोनों का मकसद एक है। ब्रेन ड्रेन से क्या मुराद है कि यहाँ के दिमाग मूव करके किसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी दिमाग की सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रेन ड्रेन जी। और दूसरा बच्चे आपके पास है ह्यूमन फ्लाइट। प्लीज, अब ह्यूमन फ्लाइट जो है, अब जरा दोनों का फर्क भी सुन लीजिए, वैसे ये दोनों एक ही बातें हैं। ह्यूमन फ्लाइट लेबर के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेन ड्रेन एक्सपर्ट्स या कॉम्पिटेंट लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि वो दिमाग है, इस्तेमाल होता है, काम करता है, कारोबार को बढ़ाता है। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए वर्किंग जो है वो तमाम की तमाम परफॉर्म की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर याद रखिए उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो ह्यूमन फ्लाइट नहीं होती। ह्यूमन फ्लाइट वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर ऐसे लोग जो कि लेबर का काम करना जानते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं, तो वो फिर इस मुल्क में, यही वजह आप देख लें, पाकिस्तान की बहुत सारी लेबर आपको दुबई में, दुनिया के दूसरे ममालिक में, सऊदी अरेबिया में, क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में काम करते हैं, रोज़ाना दिन काम करने के बाद 1000 रुपये मिलता है। वहाँ काम करते हैं तो पता नहीं कितने हज़ारों मिल जाते हैं, इसलिए कि सबसे पहली बात तो आपका एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है। उसकी वजह से अब तो माशाल्लाह इस वक्त सऊदीया और बाकी तमाम के तमाम ममालिक का जो है वो अल्टीमेटली 80 रुपये का डिफरेंस आ चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का आ चुका है। तो अब वहाँ वो 1 रियाल या 1 दिनार कमाते हैं, पाकिस्तान में 80 रुपये हैं उनको। तो अल्टीमेटली यही ज़रा बड़ा फ़र्क है यहाँ, ये एक बहुत बड़ा उनका तो यही बड़ी अमेरिका लगा हुआ अल्टीमेटली। वरना पहले कभी अमेरिकी डॉलर 70 रुपये का हुआ करता था ना, अब तो पाकिस्तानी ये जो है सऊदीया का रियाल जो है वो 80 रुपये चला गया जी। तो याद रखिए लेबर लॉस, गवर्नमेंट के जो कवानीन होते हैं, इसलिए मैंने आपसे एक बात बताई थी कि मिनिमम वेजेस जो होते हैं, मिनिमम वेजेस वो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज डिसाइड कर दे तो लोगों को पता होता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं, मुझे इतने पैसे ज़रूर मिलने हैं। तो ये हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है लोगों को। और हमें मालूम है, आपने अगर इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो लेबर लॉ के अंदर आपने जो मिनिमम वेजेस होते हैं, मैं जो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये समझाने वाला कॉन्सेप्ट है। जिसको समझाने से लिखना आता है वो ये कर ले, वरना किताब में तो लिखा ही हुआ है। वो तो मैंने अर्ज़ की है कि मैंने तो आपको आजकल वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आप किताब से एज इट इज छाप के वहाँ पर आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी को समझ कर खुद से लिखने की सलाहियत है तो कम अज़ कम उसको ज़रूर फॉलो करें जी। The last and very important thing that is international relationship and policies, इसका ताल्लुक आपकी तिजारत के साथ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है। जितना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे या पॉलिसीज डेवलप हुई होगी, उतने आपके फ़वाइद बढ़ जाएंगे और मुल्क में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको सस्ती भी मिलेगी, आसानी भी मिलेगी। और जो चीज़ मुल्क में प्रोड्यूस होती है दूसरे मुल्कों में जाती है तो आपका कारोबार वहाँ भी डेवलप होगा। तो आपका मालूम है इंपोर्टर भी कारोबारी है, एक्सपोर्टर भी कारोबारी है, दोनों को बेनिफिट मिल सकता है। और ये भी आप जानते हैं कि चाहे मुल्क में इंपोर्ट हो रही हो चाहे मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही हो, टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट को कमीशन मिलता ही मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता ही मिलता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, बिजनेसमैन को भी फायदा है। तो हमारा ऊपर का कंटेंट यही बता रहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर अच्छी हो तो कारोबार ग्रो करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी ना हो तो कारोबार या तो रिसेशन में चले जाते हैं या कम से कम ग्रो नहीं करते। ऑल ऑफ यू, आइए अब इसको किताबी बातों से भी पढ़ लेते हैं जी। नंबर 1, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग
the direction of state spending in based on its inherent political ideology, spent on public domain, free health, education, services, welfare of all, defense, international security, alliance and expansion of influence over other states। यानी दूसरे ममालिक से जो आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लुएंस होता है उसको भी कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए अलग पैसा पे करना पड़ता है। ये तमाम की तमाम एजेंसीज इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं। फिर इन्फ्लुएंस होता है तो किसी मुदाखलत करना भी। टैक्सेशन, टैक्स इज द मैकेनिज्म थ्रू विच स्टेट अर्न एंड स्पेंड। टैक्स बच्चे आपका वो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए पैसा कमाया जाता है और फिर गवर्नमेंट उस पैसा को लगाती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया होता है एंड दैट इज टैक्सेशन। गवर्नमेंट का इनकम लेवल एक ही होता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस सच एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप टैक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। Tax policies can have massive effect on business overhead and profit margins, and these policies may be used to reduce income of individual and companies and thus reduce private expenditure, and to provide resources for public expenditure on road, highway, public। यानी यहाँ से पैसा कमा के गवर्नमेंट कहाँ का पैसा लगाती है, जो अभी हमने स्पेंडिंग में पढ़ा है। To exercise control over the private sector investment and बच्चे इससे क्या मुराद है जी कि ताकि प्राइवेट सेक्टर बगैर किसी वजह से पैसा ना कमाते रहे। चूंकि बच्चे आपको मालूम होगा, आपने इकोनॉमिक्स में एक और रूल पढ़ा होगा कि जब कोई मिनोपोलिस मार्केट में आता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट सब्सिडीज देकर बाकायदा लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ कारोबार करें ताकि मिनोपोली को ख़त्म किया जा सके और उसके बरक्स एक स्टैंडर्ड मार्केट डेवलप की जा सके, जिसको चैलेंजिंग मार्केट कहते हैं। टू इम्प्रूव कंट्रीज बिजनेस कंपैरेटिव पोजीशन। तो ये बच्चे चंद एक किताबी बातें हैं, ये रट्टा लगा के लिखना चाहें 100 बिस्मिल्लाह। मैंने इससे भी आसान तरीका बताया था कि टैक्सेशन जो है उसके कई एंगल मैंने बताए हैं, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चे इकोनॉमिक पॉलिसी का मैंने जो एरिया बताया था वो आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताया था, लेकिन बहरहाल ये पहला पैराग्राफ तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लेके लिखना ही है। Different political parties or individuals enact different policies to guide national economy based on their economic ideologies. This means that policies can impact different sector in varying way. Monetary policy is one of the best example here. Labor laws. Labor laws, the political parties are often vocal on their sentence regarding minimum wages, increase requirement, जैसे insurance requirement, labor related taxes and regulation in terms of employment. Local labor laws are also affected by international labor regulation। बट इससे क्या मुराद है? अब आप पाकिस्तान में बैठ के जब लेबर लॉज की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हर फलां मुल्क में तो ये लेबर के लॉज हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपके मुल्क में भी वो कवानीन किसी न किसी दर्जे में आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। Western countries do not allow import from such countries who do not ensure labor health policies, labor safety from fire hazard and proper work load। याद कीजिए जो लास्ट टाइम सवाल आपको जो मैंने यहाँ से भिजवाया था रिकॉर्ड करके हैमंड शूज़ वाला, जी कुछ याद है? नहीं पढ़ा नहीं माशाल्लाह, आपने सुनने की ज़हमत ही नहीं की, लेकिन बहरहाल मैंने कहा था मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम पूरा करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी रिकॉर्ड करवा दिया, चूँकि वो साइज़ बहुत बड़ा था, मैं उसको सेंड नहीं कर सकता, मैंने आज मैनेजमेंट को दिया। अभी उसका यूट्यूब पे उसको अपलोड करके फिर आपको सेंड कर देंगे। तो जो एक सवाल मैंने आपको दिया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, बड़ा सा सवाल, इसमें 3 फेजेस थे। 2019 समथिंग से लेके 2018 तक का वो फेज था। 1991 से लेके 2018 तक के फेजेस, 3 फेजेस दिए गए थे। उस पर 2 सवाल पूछे गए थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस बतानी थी। आंसर मैं आपको उसका पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन रिक्वायर थी, तो कल मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके तो मैंने आज जो है वो दे दी है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इंशाल्लाह आज उसको यूट्यूब पे अपलोड करके तो फिर आपको यूट्यूब का लिंक सेंड कर देंगे। चूँकि साइज़ बड़ा है तो वो आपके व्हाट्सएप पर नहीं आ सकता, चूँकि व्हाट्सएप आपको 16 MB से ऊपर फाइल अपलोड करने की इजाज़त नहीं देता, और ईमेल आपको 25 MB से ऊपर फाइल अपलोड करने की इजाज़त नहीं देता, जबकि उस फाइल का साइज़ है 59 MB। क्योंकि सवाल बड़ा था नहीं, तो बड़ा सवाल होने की वजह से कुछ देर तो लगती है। ओके नहीं,
हालांकि मैंने उसमें काफ़ी तेज़ बोला कि शायद टाइम कम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे खासा टाइम उस पर लग गया था। मुझे पूरे 21 मिनट लगे उस पर एक सवाल को अकेले को सॉल्व करने में। अगर आपके साथ होते तो खैर 2 घंटे लग जाना था जी। सॉरी, मेरे इंश्योरेंस जो है रिक्वायरमेंट होती है, आपको मालूम है कि अब लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्थ के साथ साथ, बोले कोई बात नहीं, वो हर चीज़ें आती बार बार रिपीट हो गई तो क्या क्या करना, कोई हदीस थोड़ी बयान कर रहे हो, 2000 आ गया तो फिर क्या हो गया, टाइम पॉइंट रिपीट हो गया होगा। नेक्स्ट जी, सॉरी विच वन, ऑफन वोकल ऑन देयर स्टांस रिगार्डिंग, मेरे ऑफन वोकल से मुराद होती है कि इसी बात पे, इस मौजू पे बात करती है, अक्सर इसी मौजू पर गुफ्तगू करती है। नाउ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज, मेरे जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हैं, और दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे भी होते हैं, लेकिन हर एक जगह पर डिफरेंस है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और हैं, इसके बरअक्स इंडिया के साथ, चाहे आप वहाँ से चीज़ें मंगवाते भी हैं, देते भी हैं, सामान भिजवाते भी हैं, सामान लाते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एक टेंस है दो गवर्नमेंट्स के दरमियान में, वो अपनी जगह पर मौजूद है, एक टेंशन मौजूद है अपनी जगह पर, और उसके लिहाज से तमाम चीज़ें मैनेज होती है। जबकि चाइना के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ हैं। चाइना का वीज़ा आपको बड़ी बासानी मिल जाता है, इंडिया का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, अनलेस बहुत सारी वेरिफिकेशन होती हैं फिर के जाकर, हालांकि दोनों आपके बिल्कुल करीबी ममालिक है। और इसके बरक्स साथ ही आपके ईरान भी है, ईरान जाना हो तो वहाँ भी काम आसान है, अफगानिस्तान जाना हो वहाँ भी काम आसान है। तो 4 बड़े ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो है वो बॉर्डर लगते हैं, और बॉर्डर के अलावा जो दूसरे ममालिक है जहाँ से आपका लेन देन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज़ में शामिल होती हैं। अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी प्रोटेक्ट इट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड डिटरमिन द वे इन interact with other state and non-state actors. The primary purpose of foreign policy is to defend a nation's national interest. यानी हमारा दूसरे ममालिक के साथ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे अपने मुल्क का इंटरेस्ट ज़रूरी है। जैसे कि याद कीजिए हमने वहाँ पर जो पीछे स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ा था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कुछ ममालिक यानी कुछ गवर्नमेंटें दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहती, दी ऑलवेज चैलेंज द स्टेटस को, लेकिन कुछ रिटेंशन करना चाहती हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, कि बेसिकली उनका अपना काम है। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब इसराइल ने डेवलपमेंट की थी उस मुल्क के अंदर, तो इसराइल चैलेंज करता था स्टेटस को, किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे वो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी एहसास हो रहा है कि दूसरे मुल्कों के बगैर उनका चलना भी मुश्किल है। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट उनकी ही बिक रही है। पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनी सारी की सारी ज्यूज़ के पास हैं, सारी की सारी जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे आप पेप्सी ले लें, चाहे आप कोक ले लें, चाहे आप लेज ले लें, चाहे आप मैकडोनल्ड ले लें, चाहे वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन यू आर यूजिंग या यू आर डिस्कसिंग, ये तमाम के तमाम ज्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। और आप एक याद रखिए कि सोच की बात होती है, बिजनेसमैन ही होता है, और बस अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है, हमारे पास सोचने के लिए और बहुत कुछ है, जबकि उनके पास वो अपने ख़ास अंदाज से काम करते हैं। देखिए उनकी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है उनमें से 90% मल्टीनेशनल कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होती हैं जो इस्तेमाल करने के कुछ देर बाद दोबारा ज़रूरत पेश आ जाती है। सिगरेट्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, कैंडीज़ बना रहे हैं, और उसके अलावा मशरूबात बना रहे हैं। उनका काम ये है कि जो एक दिन में 1 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हो सके। और आपको मालूम है इन काम के पीछे प्रॉफिट कम से कम होता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट और इतनी ज़्यादा आपके पास ज़्यादा सेल हो जाती है कि वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट मिलकर एक आम प्रॉफिट से ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी सोच ये होती है कि मैं जब सुबह उठूँ तो मर्सिडीज़ बार खड़ी हो, बस। हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि यार मेहनत करनी है, और हम आहिस्ता 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 जो है, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा गिर जाए पत्थर की सिल, यानी मुसलसल पानी अगर गिरता रहे तो एक वक्त में वो पानी में भी वो भी सुराख कर देता है। जबकि हमारा निज़ाम इससे बहुत मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि बस एक ही तोड़ा मार के यूँ पत्थर के पाश करने के बाद फिर काम होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके जी, विच कैन बी नॉन वायलेंट और
वायलेंट अवे। तो इससे बड़ा वायलेंट वे यानी आवाज जिस पे कुछ लोग वायलेंस करते हैं, कुछ लोग वायलेंस नहीं भी करते, कहीं पर उसके अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं प्रेशर क्रिएट नहीं भी होता। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल माइंडसेट and the good international relationship and welcome foreign investment will have direct impact on sustainability to local business। बच्चे ये है वो कॉन्सेप्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस पूरे के पूरे ऊपर जो कहानी लिखी हुई है कि जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आएगी उतना कारोबार बढ़ेगा। इसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है। मैंने आपको पहले भी एक मतलब क्लास में मिसाल दी थी। पाकिस्तान के अंदर फास्ट फूड की जो चेन्स बनी हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से आए हुए लोगों की वजह से बनी है, वरना पाकिस्तान में फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। कराची में किसी थोड़े दर्जे में था, लेकिन आज तो हर जगह पर मौजूद है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जगह जगह कोने कोने में हर जगह पर मौजूद है। द रीजन इज व्हाट, इंटरनेशनल चेन्स ने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की, पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों ने वहाँ से बिजनेस आइडियाज़ लिए और बिजनेस आइडियाज़ लेकर उसका काम शुरू किया। शायद याद कीजिए मैंने आपसे कहा जब KFC आया था तो यहाँ पर AFC फलाना फलाना ZFC तक पाकिस्तान में मौजूद था। तो ये बेशुमार, लेकिन अब KFC तो ख़त्म हो गया, KFC के यानी AFC ZFC के नाम तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी जिंगर बर्गर का नाम ऐसा मशहूर है कि हर गली के कोने खुदरे में आपको जिंगर बर्गर के नाम से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मिल रही है। ये है वो कॉन्सेप्ट। बिजनेस हैव ग्लोबल सप्लाई चेन। तो बच्चे बिजनेस हैज ग्लोबल सप्लाई चेन से मुराद आपका सामान किसी एक जगह पर एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर जाता है, अगली ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर और मजीद वर्किंग करती है और इस तरह काम करते 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 पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बनती है। ज़रूरी नहीं होता कि रॉ मटेरियल हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। याद रखिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई एक चीज़ फिनिश गुड में भी आपकी शक्ल में आती है तो उसको भी आप रॉ मटेरियल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी आपने मज़ीद उस पर काम करना है, अभी आपने मज़ीद उस पर प्रोडक्शन करनी है। सो दीज आर द बेसिक एरियाज जो हमने अभी बच्चे डिस्कस किए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे एग्जाम के अंदर सवाल भी आ चुका है, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। हालांकि बच्चे ये भी तो आप यही पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक और कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक ध्यान सुन लीजिए, चूंकि एग्जाम के सवाल होते हैं इनको समझना भी एक आर्ट होता है। हालांकि बिल्कुल सीधा सवाल था जो एग्जाम में आया हुआ है और मैं भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस भी करता हूँ। जो अगला टॉपिक है इस पे एग्जाम में सवाल आया हुआ है, गो के बज़ाहिर बिल्कुल सीधा सवाल होता है, लेकिन उसको भी एग्जामिनर किसी न किसी दर्जे में थोड़ा सा रोटेट ज़रूर करता है। और यही एक सबसे बड़ी खूबी है आपके इस MFA के पेपर की कि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता, बल्कि हल्का सा आपको उस पर अपना देसी घी का तड़का लगाना ही पड़ता है अपने तौर पर। जो आपको बना बनाया डाटा मिल गया वेल एंड गुड, उस बने बनाए डाटा के ऊपर फिर भी आपको एप्लीकेशन थोड़े से दर्जे में ज़रूर देनी है। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज है कि अगर आप एप्लीकेशन में अपना डाटा नहीं लिख सके तो 50% मार्क्स मिल जाते हैं। आई एम सॉरी, 50% में से मार्क्स मिल जाते हैं। तो 50% में से आपको अगर 6 नंबर का सवाल है, आपने अपनी एग्जाम्पल ऐड नहीं की, तो वो 3 नंबर में से आपको 2.5 नंबर 2 नंबर डिपेंडिंग आपने कितना अच्छा लिखा हुआ मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी 3 नंबर हैं वो उसने आपको वहाँ से बाकायदा तौर पर अपने तौर पर एक एप्लीकेशन ज़रूर देनी है। जी जनाब, जरा दोबारा वापस आइए। जहाँ से हमने अभी काम का इख्तिताम किया है वो ये एंगल था। ये ऊपर का एंगल ये था कि गवर्नमेंट ने अपने तौर पर एक पॉलिसी बनाई है और उन पॉलिसीज़ का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब ये है कि बिजनेस और गवर्नमेंट आपस में मिलकर चलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट ही इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, बल्कि बिजनेस भी गवर्नमेंट पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये बात याद रहेगी नहीं? इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में इसी तरह से पूछ सकता है आपसे नहीं। तो अब ये जुमले जरा पढ़ लीजिए, ये जुमले काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे इन दिस रिगार्ड। इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट से आपने अपने लफ्जों में क्या मुराद लेनी है कि नाउ द बिजनेस कैन आल्सो क्रिएट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। ये अपने तौर पे आप लिख लें अपने पास। जरा सुनिए पहला जुमला जी, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल आर नॉट एंटायरली पावरलेस। ये पहला जुमला इस बात की अलामत है
कि कारोबार करने वाले पावरलेस नहीं होते। कब पावर में आ जाते हैं? अगर ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी एक फोकल पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को अपने काम के लिए आमादा कर सकते हैं। इसी वजह से ये जलसे जुलूस किए जाते हैं, ये जो आपके मुख्तलिफ तरह के लोगों का इकट्ठा होना होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट को अपनी पावर शो करना होता है कि हम भी मुत्तहिद हैं और हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये काम किया जाए। जी बच्चे प्लीज दोबारा सुनिए, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं बच्चे? ऐसा कारोबार जो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता, जो अपना कारोबार खुद चलाते हैं, अपना सारा निज़ाम खुद चलाते हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं। राइट जी। एंड बिजनेस पीपल, और ऐसे लोग जो मिलकर कुछ खुद बेनिफिट लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है या बेशुमार अदर से उनको कहीं ना कहीं से सर्विसेज मिलती हैं, वो कहते हैं आर नॉट एंटायरली पावरलेस। वो हमेशा बिल्कुल पावरलेस नहीं होते जी। अब इस जुमले का जो बेसिक ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के साथ है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही पावरफुल है, ये लोग भी पावरफुल हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। स्पेशली कहां पर है बच्चे? स्पेशली इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और ये बात मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि डेमोक्रेसी जो होती है अल्टीमेटली वो हमारे पास वो उस सूरत में है जहां पर लोगों को राय शुमारी की इजाजत होती है, जहां पर लोगों को राय देने की इजाजत होती है। वरना ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? बादशाहत को, जहां पर एक बादशाह अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अपनी जो है वो क्या नाम कहती है कुर्सी दे दे, उसे बादशाहत कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों से राय ली जाती है। इसके लिए मैंने पहले भी एक लफ्ज़ बोला था, कॉन्सेंसस। ये जो आप राय देते हैं, जिसकी मेजोरिटी में राय होती है उसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जी आगे देखिए बच्चे, प्रेशर ग्रुप्स and lobbying are two way in which government decision and policies are managed by business owners। इससे मुराद ये है कि जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, या लॉबिंग कहते हैं लोगों का आपस में मिलकर इकट्ठा हो जाना, जो लॉबिंग करेंगे वो गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। द लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज नीड द सपोर्ट ऑफ बिजनेस। ये सबसे काम की बात यह कि जिसने गवर्नमेंट में रहना होता है उन्हें बिजनेस की सपोर्ट चाहिए होती है। उसकी वजह यह नहीं है कि कहीं वो बेसिकली उनको लेकर आते हैं, असल में हुकूमत को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो सारा का सारा पैसा, बाबूजी ये आपको स्लाइड सेंड की हुई है ना, उसको घर जाके पढ़ लिया करें जो मैंने आपको सेंड की हुई है। ये मैंने पूरा चैप्टर सेंड किया हुआ आपको नहीं, लेकिन मुझे मालूम है ना आपने सिर्फ यहाँ क्लास में बैठ कर शोर बजाना होता है, फलां काम नहीं हुआ, फलां काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पढ़ना माशाल्लाह आप में से 2 3 4 ने पढ़ना होता है, बाकी से शोर मचाना होता है बस। और वो 2 4 भी बेवकूफ़ है मेरी नज़र में, उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। जब सारी क्लास एक रुझान में चल रही, सारी क्लास एक रुझान में चलनी चाहिए। ऐसे निकम्मे पढ़ते हैं बिला वजह बेवकूफ़। जी जनाब, तो पॉलिटिकल पार्टीज नीड द सपोर्ट ऑफ बिजनेस। ये बच्चे किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ जुमलों को ऊपर नीचे करके थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, वरना आप किताब पढ़ सकते हैं, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। जी मैंने अपनी किताब को जिक्र नहीं किया, मैंने तो अपनी किताब का रेफरेंस छोड़ दिया है। जब से आपको ये तकलीफ शुरू हुई है कि वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, आपकी किताब में ये लिखा हुआ, मैंने उस दिन ही कह दिया सिर्फ आई कैप की बुक फॉलो करें, ये मैंने उस दिन ही कह दिया था जी, और मैं आई कैप की बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक की तमाम स्लाइडें रीप्रोड्यूस की हैं, वरना पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके पास देख लीजिए, मैंने क्रिएटिव स्लाइड दी थी, चंद बातें याद करें और याद करने के बाद अपना पेपर सॉल्व करें। क्योंकि आपका दिमाग यहाँ तक महदूद है कि आई क्या भी किताब हदीस की किताब है, सर आपने हदीस तो मैं पढ़ाई नहीं, आप तो हदीस के बगैर ही मैं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपको हदीस ही पढ़ाई जाएगी, मैं सिर्फ आई क्या भी किताब भी फॉलो करता हूँ। आप उसके अलावा मैंने कोई किताब फॉलो नहीं की थी। मेरी किताब को आप आग लगा दें, जी मुझे मालूम है नहीं, जिसने पैसे दिए हो ना वो क्लास में बैठ के भी पढ़ता है, क्लास के पैसे से ज़्यादा दिए हुए हैं। जो यहाँ के सूरत हाल है वो भी मेरे सामने है। यहाँ माशाल्लाह आपने 15-20 हज़ार रुपये दिया हुआ, मेरी किताब तो बहुत मुश्किल आपने 800-900 रुपये की खरीदी होगी, और वो सारी किताब मेरी नहीं है, आपने उसमें अदनान साहब की किताब भी बाय की हुई है। तो अगर मेरी किताब का 50% भी आपने दिया हुआ तो 400 रुपया बमुकाबला 9,000 10,000 में बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ बैठ के नहीं पढ़ते, उस किताब को तो फिर आग लगाने बेहतर है ना, बल्कि उसके आगे सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों की रख ले, हाथ सेकने काम आएगी आपकी आग लगा के।
ओके जी प्लीज। अब यहां देखिए बच्चे, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजीज, बड़े ये दोनों एंगल याद रखने हैं, दोनों एंगल, फ्रॉम बिजनेसेस एंड फ्रॉम गवर्नमेंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जिस रेफरेंस से, जिस एंगल से आया हो, आप उसी एंगल से उसका जवाब देंगे। सुनिए जरा इस बात को। फाइनेंशियल इंसेंटिव बिजनेस गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस को भी दे सकती है। आपको मैंने भी थोड़ी देर लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं कि एक चीज बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल 10,000 रुपए पर केजी मिल रहा है, गवर्नमेंट कहती है आपको 5,000 रुपए पर केजी मिलेगा। तो देखिएगा 5,000 रुपया पर केजी का जो मुझे फर्क आया है, उससे मेरी कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? मेरी कॉस्ट कम होगी, मैं उसका इंसेंटिव गवर्नमेंट को, अपने आवाम को दे सकता हूं, क्योंकि वो चीज़ जो मुझे प्रोड्यूस करते वक्त 20 रुपए की पड़ रही है, इस कॉस्ट के कम होने की वजह से मुमकिन है वो मुझे 9 रुपए की या 10 रुपए की पड़ जाए। तो अब अगर मैं इसकी प्राइस जनरेट करूंगा तो अब इसकी प्राइस 20 रुपए को ब्रेक इवन पर रख के जनरेट नहीं करूंगा, अब मैं 10 रुपए को ब्रेक इवन रख के उसके मुताबिक अपनी कॉस्ट ऐड करूंगा, प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो आपको मालूम है कि नॉर्मल रूटीन के अंदर ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी? जितना आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आप एक परसेंटेज रख लेते हैं अपनी, बस मार्जिन इसे आप कहते हैं। आपने कहा 2%, 3%, 4%, तो 1 लाख रुपए के ऊपर भी 4% और 1,000 रुपए को भी 4%, रहना 4% ही है। जितनी अमाउंट कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, डिपेंडिंग। तो आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बराबर रहेगा। और मैंने आपसे कहा था अकाउंटेंट और बिजनेसमैन परसेंटेज की दुनिया में रहते हैं, फिगर की दुनिया को कम देखते हैं, वो परसेंटेज की दुनिया को ज्यादा फोकस करते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी मींस कि द गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव टू द बिजनेसेस, अलोंग विद दिस द बिजनेसेस कैन आल्सो गिव इंसेंटिव टू द गवर्नमेंट। बड़े वो कैसे? गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और आपको मालूम है आपके बिजनेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। टैक्स की बात नहीं मैं कर रहा, टैक्स तो देना ही देना है आपने, लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी गवर्नमेंट को जरूरत पेश आती है तो तमाम के तमाम बिजनेस जो ग्रुप्स होते हैं वो बाकायदा तौर पर एक अमाउंट गवर्नमेंट को भी देते हैं कि ना भी ये हमारी तरफ से ये फला काम के लिए है, फला। और एक और बात भी याद रखिए बच्चे, प्लीज बी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर एक जगह पर रोड बनना है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अगर वो पैसा बिजनेसमैन लगा के उसको डेवलप करता है, असल में तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है, क्योंकि उससे बेशुमार आवाम को फ़ायदा होगा। अगर आपको पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की बातें याद हो, तो पाकिस्तान में जो सियालकोट का एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना के नहीं दिया हुआ, वो सियालकोट के बिजनेसमैन ने खुद डेवलप किया था, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट होती है उसके लिए पहले लाहौर आते हैं, लाहौर से वो वहाँ से बाय क्या नाम कहते हैं रोड, वो फिर सियालकोट पहुँचते थे। तो 2.5 से 2 घंटे जो है आपके बिजनेसमैन को वहाँ तक पहुँचने में लगता था। उन्होंने पहले गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फंड नहीं है, तो वहाँ के लोकल जो वहाँ पर बिजनेसमैन हैं उन सब लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर बाकायदा तौर पर अपना एक जो है वो आल दो के कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी एक इंसेंटिव होता है जो कौन दे रहा है? बिजनेसमैन टूवर्ड्स गवर्नमेंट। दूसरी स्ट्रेटजी आपके पास ये रिलेशनशिप के मेथड बता रहा है बच्चे, और रिलेशनशिप में एक बात बताई है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस गवर्नमेंट पर किस तरह से अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये बात जहन नशीन रखनी है आपने, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो फिर जो पीछे पड़ा वो और ये दोनों बातें एक जैसी लगेंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रमोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी, यानी बिजनेस इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट। कैसे बच्चे? स्टेक होल्डर कोलिजन, लोगों का गठजोड़, स्टेक होल्डर कोलिजन, यानी जो अगर इफेक्ट हो रहा है तो जो इफेक्ट हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए। स्टेक होल्डर आपको मालूम है इंटरेस्ट होल्डर्स को कहते हैं, जिनका एक इंटरेस्ट होता है, वो सारे स्टेक होल्डर होते हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाएं। या बच्चे उसे क्या किया जाए? एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। इससे क्या मुराद है? उस बात को बाकायदा तौर पर तशहीर की जाए कि ऐसे हो रहा है, जो आजकल फेसबुक पे हो रहा है, इसी को आप कहते हैं। हालांकि उसमें आप रूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन एडवोकेसी से मुराद ये नहीं होता कि आप अनएथिकल वे से जाए। आपने चैप्टर नंबर 9 को ज़हन से नहीं निकालना कि बात करते वक्त आपने चाहे जो भी बात कहनी हो, लेकिन उसमें अखलाकियात का होना बहुत ज़रूरी है।
तो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग से मुराद होती है कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए उसकी तशहीर करना। ये लिखना ही जुमला, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए अंग्रेजी में वहां यही लिखना है अंग्रेजी में वहां यही लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी की है, कानून के दायरे में रहते हुए तशहीर करना। तशहीर अब ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, अब किस लैंग्वेज में पढ़ाऊँ आपको? फैलाने को कहते हैं तशहीर। नाउ द लास्ट वन, ट्रेड एसोसिएशन। मेरे ट्रेड एसोसिएशन वो होती है जहां पर बाकायदा तौर पर ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेड एसोसिएशन मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हमारे पास पाकिस्तान में। इस तरह इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब बच्चे ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। आपका सवाल तो अप्लाइड यूँ होना चाहिए कि विच वन इज़ द बेस्ट अप्रोच। वहाँ पर एग्जामिनर आपको बाकायदा केस स्टडी देता, उस केस स्टडी में देखने के बाद आप ये फैसला करते हैं। लेकिन अगेन चूँकि मैंने आपको बताया कि ये अप्लाइड सवाल नहीं है आता, तो आपको तीनों ही लिखने होंगे। आप तीनों मेथड लिखेंगे और उसमें से आप हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पलें देते रहेंगे कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। फाइन। अभी तक टोटल आपने बमुश्किल बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कितने पढ़े? 2 किताबें भी 2 ही लिखे हुए हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिए, एग्जाम, हाँ जी 3 है जी, मैंने कहा अभी तक आपने 2 पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जब सवाल आया, अब मुझे नहीं पता सवाल बनाने वाला माशाल्लाह किस जो है वो थिंकिंग के साथ सवाल डेवलप किया, जो उसने आंसर दिया वो तो खैर वैसे माशाल्लाह आल दो कि मुझे मालूम है कि इसका आंसर किन्होंने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने बाकायदा आंसर ठीक भी कर दिया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैप ने उसको मॉडिफाई बिल्कुल नहीं किया और जो रॉन्ग आंसर था वही दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया हुआ। बार आल दो वो उससे आपको फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर पढ़ने वाले के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। हुआ है कि ट्रेड एसोसिएशन का डाटा इसके अंडर हेडिंग में नीचे लिखा हुआ है, इसका डाटा इसकी हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग तब्दील हो गई अल्टीमेटली। तो इतनी जहमत नहीं की एग्जामिनर ने कि उसका आंसर जो है, हालांकि मुझे मालूम है कि जिसने आंसर दिया उसने बाकायदा ये बात मेंशन की है। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपका आंसर प्रोड्यूस हो जाता है तो आई कैप बाकायदा तौर पर इसकी असेसमेंट कराता है, आंसर की भी क्वेश्चन की भी। और आई कैप को बाकायदा तौर पर हजरात जो हैं वो बता देते हैं कि आपके फ़लाँ आंसर में ये मिस्टेक है। उसके बाद आई कैप उसको मॉडिफाई भी कर देता है। समटाइम क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आउट ऑफ द वे था। अब आई कैप तो चूँकि प्रोड्यूस कर चुका है, एग्ज़ाम में आंसर आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है, आंसर भी आ चुका है। तो आई कैप को जब ये असेसमेंट के लिए आता है मुख्तलिफ टीचर हजरात के पास, तो फिर आई कैप जब उनको आई कैप को कमेंट किए जाते हैं तो फिर वो ये करते हैं कि उस पर बच्चों को लिवरेज देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये गलती हो चुकी है, ये प्रॉब्लम है, उस पर वो आपको थोड़ा बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। बताते नहीं हैं लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट मिलता ज़रूर है, चूँकि वो देख रहे होते हैं कि ये एक चीज़ जो है वो अगेंस्ट स्टेक होल्डर जा रही है, तो वहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलता है। लेकिन पूरे पेपर पर नहीं, उस एक सवाल के ऊपर और उस सवाल के उस एरिया पर आई गेस यहाँ भी ऐसा। अव्वल तो पहली बात ये है उसने सवाल बनाए ऐसे हुआ था कि जिसने सही ये सारे पॉइंट लिख दिए उसको वैसे नंबर मिलने ही मिलने हैं अल्टीमेटली जी जनाब। तो ये टोटल हमारे पास तीसरा एरिया है, मैनेजिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट द पॉलिटिकल अफेयर डिपार्टमेंट्स। इससे क्या मुराद है, अब ज़रा सुनिए, मेरी ज़ुबान सुन लीजिए। किताब की ज़ुबान समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, मेरी ज़ुबान से दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा कि जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिज़नेस पर इम्पेक्ट करती हैं वहाँ पर बिजनेसेस के पास भी बहुत सारे वे होते हैं कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर इम्पेक्ट क्रिएट करें। ये बात समझ में आ रही सबको? नहीं, ये डायमेंशन है, जब तक ये याद नहीं करेंगे ये सवाल मैनेज नहीं हो पाएगा आपसे, वरना दोनों सवालों का जवाब एक जैसा लगेगा कि अच्छा पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस लगेगा, ये भी वही लग रहा है आपको। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये उल्टा लिखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली लिखते वक्त आई कैप में जो किताब में लिखा हुआ कोई बहुत वाज़ेह नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ माँ सवाए इस एरिया के अलावा ये एरिया ऐसा है जो आपको वाज़ेह बताएगा, वरना ये वाला एरिया को बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताएगा। ये भी किसी हद तक बता देगा कि कैसे मैनेज करना। अब ज़रा सुन लीजिए कैसे क्या करना है। नंबर 1, आपने गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट को आप इंसेंटिव दे रहे हैं। नंबर 2, आप अपनी बाकायदा तौर पर कानूनी हद में रहते हुए आपस में कोलिजन करेंगे, यानी मिलेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करेंगे, या
कानून के दायरे में रहते हुए उस बात को फैलाना शुरू करेंगे ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ट्रेड एसोसिएशन, बाकायदा ट्रेड एसोसिएशन के पास जा सकते हैं ताकि वो इसका कोई ना कोई हल बताएं। और चौथा और आखिरी चीज़ सी पार्ट है जो जिसका नाम है मैनेजिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सब रात गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं ताकि बिजनेस और गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के साथ मुशावरत कर सकें। आता है मुशावरत किसे कहते हैं? मशवरा। पता लगे आप उसको भी मशवरा पढ़ रहे हो, कैसा मशवरा लिखे आया है जी। तो ये मशवरे के लिए डिपार्टमेंट जो है बनाए गए हैं ताकि आपस में गवर्नमेंट और बिजनेसमैन एक डेस्क पे बैठकर क्या कर सके, बात कर सके। ऑल ऑफ यू। लेकिन जरा एग्जाम का सवाल किसी के पास है तो निकाल के देखिए एग्जाम ने सवाल क्या दिया हुआ है। ये आया हुआ है जी आपके पास सितंबर 2022 में। मैं निकालता हूं जी, मुझे मालूम है आपने कहां से कुछ करना है जी। सितंबर 2022 जी, ये सवाल है जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 जी। यहाँ आए नहीं जी। ले जनाब प्लीज रीड द क्वेश्चन। अभी आंसर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद इधर आऊंगा जी। WMB is a large multinational automobile company। बच्चे I'm sorry, हम सवाल उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेस। आपने कितनी पढ़ी है जी? 3। तो असल में अल्टीमेटली ये टोटल मिला के 1 2 3 4 5 हैं। 3 जो एक हेडिंग के नीचे है और 2 अलग से हैं, लेकिन बहरहाल किताब में चूंकि ऐसे दिया हुआ है। लेकिन अब बच्चे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, आप अपनी प्रॉब्लम समझ लीजिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, आपने कहा यार मैंने तो 3 ही पढ़ी हुई है, आपने तीनों लिख दी। असल में आपने 3 ही लिखी, आपने 5 लिख दी हैं, तो नंबर फिर भी मिल गए थे। लेकिन एक कन्फ्यूजन तो रहती है ना। इस कन्फ्यूजन के ऊपर फिर आपके जो कमेंट्स गए होंगे यहाँ से, जितने भी असेसमेंट हजरात को, कोई असेसमेंट होती है 4 लोग कम अज़ कम असेस करते हैं एक पेपर को ही। एक लाहौर से, एक कराची से, एक इस्लामाबाद से और एक वो किसी भी रूरल सिटी से ले लेते हैं, कभी मुल्तान से ले लेते हैं, कभी साहिवाल से ले लेते हैं, कभी कहीं से। लेकिन ये 3 शहर जो है ये तो कंपलसरी यहाँ से एक असेसर लिया जाता है ताकि हर एक की असेसमेंट को देखा जा सके किसने क्या कहा है। उसके बुनियाद पर फिर स्टूडेंट को बेनिफिट दिए जाते हैं आई कैप को जी। बिहाड़ी का मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ से उनके पास जहाँ जहाँ आई कैप हाउस होगा वहाँ वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ से बंदा जरूर लिया जाएगा जी। प्लीज सुने जनाब। एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेस दैट WMB can use to influence government to rethink its stance to complete ban on import of all automobile and their parts। मेरे सवाल बहुत वाज़े है और सवाल में जो बात मेंशन की गई है कि गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है और आपने ऐसा इन्फ्लुएंस करना है कि गवर्नमेंट दोबारा सोचे। और किस चीज़ पर? import of all automobile and their parts। also provide an example for each approach। ये बेसिकली अल्टीमेटली जो जहाँ तक मैंने इसके कमेंट्स पढ़े हुए, आप भी आज घर जाकर ज़रूर देखिएगा एग्जामिनर कमेंट्स। इस पे जो 5 नंबर थे एग्जामिनर ने वो 5 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन के दिए हुए हैं और 3 नंबर एक एग्जाम्पल के दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल आपने देनी थी, हर एक एरिया के अंदर आपने उसकी एग्जाम्पल पुट करनी थी। जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर में उसने 4 अप्रोचेस कौन सी ली हुई हैं? एक नंबर 1, एक उसने ट्रेड एसोसिएशन की एग्जाम्पल ली हुई है, एक उसने एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट की ली हुई है, स्टेक होल्डर कोलिजन लिया हुआ है और क्या नाम कहते हैं अफेयर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट आपके पास है उसके 4 के आंसर दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो है जो आपकी जो है क्या नाम कहते हैं मैं ख्याल आई गेस वो भी शायद मेंशन किया उसने, वो भी साथ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बहरहाल लेट्स सी, पहले हम पढ़ेंगे फिर इधर आते हैं सवाल की तरफ जी। जी बच्चे मैंने कब कहा कि आप इंसेंटिव है? आप इंसेंटिव के जरिए अपनी बात बनवा रहे हैं ना। गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुक कैसे बनेंगे? जब आपने गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस पैदा करना होता है तो फिर आपने गवर्नमेंट को उसके मुताबिक लेके चलना होता है।
जी, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजीज, द फाइनेंशियल इंसेंटिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। अब बच्चे यहां एंगल देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां एंगल ये है कि आपकी तरफ से, यानी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि ये बात कन्फर्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें दोनों एंगल शायद डिस्कस नहीं किए हुए किताब के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव बाय बिजनेसेस दोनों लिखे हुए। आप आंसर पढ़ के देखेंगे तो आंसर में उसने आपको गवर्नमेंट के ऊपर जो इंसेंटिव किए गए हैं, बेनिफिट दिए गए हैं, वो भी साथ मेंशन किए हुए हैं। जी सुनिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और टू इनकरेज एग्जिस्टिंग बिजनेस टू एक्सपैंड और नॉट टू रिलोकेट एल्सवेयर। State and local government routinely offer companies billions of dollars in fiscal incentive, including such grant, rebate and tax credit to relocate, expand or stay in specific locality। ये जुमले दोनों एक ही बात की अक्कासी कर रहे हैं कि आपके बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए सम टाइम बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं कि आप यहाँ काम करने की बजाय वहाँ काम कर लें। इसका मकसद ये नहीं होता कि रीलोकेशन में आपने काम यहाँ बंद कर देना है। रीलोकेशन से बात ये भी होती है कि यहाँ भी काम करते रहे, इसके साथ साथ अपना कारोबार वहाँ भी शुरू करें। मैंने शायद आपको मिसाल भी दी थी एक मतलब क्लास के अंदर कि पाकिस्तान में जो तरबेला डैम है, तरबेला डैम के बिल्कुल साथ एक छोटा सा गाँव है और उस गाँव के अंदर गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर सीमेंट लगाना पड़ता है, जो कि आपको शायद मालूम होगा कि तरबेला डैम के अंदर एक टेक्निकल मिस्टेक थी और हर साल वहाँ पर वो सुराख बढ़ जाता है, जिससे पानी शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आने का चांस है। अगर वो तरबेला डैम का वो पार्ट टूट जाए तो आधा पाकिस्तान डूब सकता है उस तरबेला डैम के टूटने से। तो हर साल पता नहीं कितने टन वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो सीमेंट जो है वो फेंका जाता है। और ये भी टेक्निकल मिस्टेक बाकायदा तौर पर डेलिब्रेटली की गई थी, गोरों ने की है, ताकि ये मुसीबत में रहे हर वक्त, हर एक मुसीबत के अंदर। वरना पाकिस्तान में तो ऐसे दिमाग थे ही नहीं कि पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने वहाँ क्या टेक्निक इस्तेमाल की, गवर्नमेंट ने वहाँ इंसेंटिव ये दिया कि जो यहाँ इस इलाके में कारोबार करेगा, जो यहाँ कारोबार करेगा उससे टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। उसको आज भी पाकिस्तान का टैक्स फ्री जोन कहते हैं। आज भी पाकिस्तान का कौन सा कहते हैं? टैक्स फ्री जोन। यहाँ कारोबार करने वाले को वहाँ की फैक्ट्री को टैक्स नहीं देना, उनको ना बिजली के बिल में टैक्स आता है, उनको ना कोई और इंसेंटिव देना। जो वहाँ का उन्हें प्रॉफिट वो होता है उस पर उनको वेल्थ टैक्स और सेल टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ता। लेकिन जो वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगाएगा उसे सॉफ्ट लोन मिलेगा। टैक्स इंसेंटिव के साथ क्या मिलेगा? सॉफ्ट लोन। ये भी इकोनॉमिक्स की आपकी टर्मिनोलॉजी है। सॉफ्ट लोन होता है आपकी मर्जी के मुताबिक आपने लोन देना है, और सॉफ्ट लोन वो होता है जहां पर आप चाहे बहुत थोड़ी अमाउंट दें, बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ता है पहले 5 साल तक तो ये था कि टैक्स फ्री आपके पास जो है ना वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, आपने इंटरेस्ट देना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कंपनी डेवलप होना शुरू हो गई, चूँकि गांव है ना, गांव बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता जितना वो जगह है, वो जगह बनी इतनी हुई है चूँकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी है, तो वहाँ वो बकायदा ब्रिज से क्रॉस करके वहाँ जाते हैं। तो वो टैक्स फ्री जोन के अंदर इंडस्ट्री खास हद तक ही लग सकती है। तो वहाँ पर जिन लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी, बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या मिला कि कहाँ वो पेशावर से सीमेंट वहाँ लोड करा के ट्रांसपोर्ट वहाँ लेकर आती है और फिर वहाँ वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सारा सीमेंट वहाँ टनों के लिहाज से फेंकते हैं। अब वहीं से उठाते हैं वहीं पर फेंक देते हैं। तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो खर्चा जो गवर्नमेंट खुद कर रही थी उस खर्चे का बेनिफिट आवाम को दे दिया कि भाई ठीक है भाई, हमने पैसा तो लगाना ही लगाना है, तो तुम कारोबार कर लो यहाँ पर, चलो कारोबार का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुफ्त में इंडस्ट्री भी लग गई। इसे कहते हैं रीलोकेशन, कि किस तरह से इंसेंटिव स्ट्रेटजीज के जरिए आप बाकायदा तौर पर वर्किंग करते हैं। लेकिन बच्चे क्या ख्याल है, ये तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई ना, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एंगल क्या है कि हमारी वजह से बिजनेसमैन किस तरह से इंपैक्ट क्रिएट करेगा, वो एंगल यहाँ पर मेंशन नहीं है जी। फाइन जी, तो इसलिए दोनों बातें याद रखिएगा जी। इकोनॉमिक लेवरेज कैन बी यूज्ड टू परसूड अ गवर्नमेंट बॉडी टू एक्ट इन द सर्टन वे दैट फाउंड फेवर द बिजनेस। तो ये वैसे एक लाइन लिखी हुई है कि इसके बरक्स यहाँ से भी काम उस तरफ रिमोट मैनेज हो सकता है जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी के अंदर अ बॉडी ऑफ सिटीजन
entitled to elect a representative to as a legislative or executive position to pursue या pressurize government. The business may influence the political environment by seeking support from organizations or people who are also affected by the public policy or who are concerned to business political position. There are three types of constituency. Number one, stakeholder collision. मैं बता चुका हूँ स्टेक होल्डर से मुराद है जो एक इंटरेस्ट पे काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे इससे पहले वो इकट्ठे हुए थे या नहीं थे। इफ अ पॉलिटिकल इशू कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ बिजनेस, जरा प्लीज ये बात आप यहां से आगाज कर सकते हैं। बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बाय एक्टिवेटिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर। अगर कोई चीज बिजनेस के खिलाफ जा रही है तो सारे बिजनेस इकट्ठे हो सकते हैं, और उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज टू सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। कोई चीज मुश्किल तो नहीं भाई इसके अंदर। नंबर टू, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। इससे क्या मुराद है जनाब? जिस पर आप मुझसे पूछे कि तशहीर क्या होती है, तो मैंने आपसे कहा था कानून के दायरे में रहते हुए इस बात को, अब आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं, कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवोकेसी एड, एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट फोकस नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइक मोस्ट एड। इससे मुराद ये है जनाब कि बहुत ज़्यादा जो आपकी एडवर्टीजमेंट है, बट रादर ऑन ऑर्गेनाइजेशन व्यू ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। यानी आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने की बजाय गवर्नमेंट के उन एरियाज को एडवर्टाइज करते हैं जो गवर्नमेंट बिजनेस के खिलाफ कर रही है। एंड कैन अपीयर इन व्हाट? न्यूज़पेपर, टेलीविजन और अदर मीडिया आउटलेट, यानी सोशल मीडिया पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंबी लंबी कहानियां अगर याद नहीं है तो इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर अगेंस्ट the businesses can be advertised through different kind of media, through different kind of newspaper, through different kind of television। ये आपने इस तरह से भी आसान लफ्ज़ों में भी आप ले सकते हैं, एग्जामिनर को बात समझ में आ जाती है। द लास्ट पॉइंट, ट्रेड एसोसिएशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेड एसोसिएशन पाकिस्तान में भी जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके अलावा और भी बेशुमार एसोसिएशन है हमारे पास यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो मैनी बिजनेस वर्क थ्रू ट्रेड एसोसिएशन कोलिजन of the companies in the same or related industries to coordinate their effort in promoting common interest in the industries, such as Federation of Pakistani Chamber of Commerce, All Pakistan Textile Mill Association। ये चंद एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं, एक उसने और एग्जाम्पल भी दी हुई है OICCI। ये देखिएगा वहाँ किताब में क्या लिखा हुआ है, OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पता नहीं इस तरह कोई लिखा हुआ है, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली आप कोई एक कोई दो एग्जाम्पल देकर ये बता सकते हैं। अब बच्चे आपको बहुत वाज़ेह समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप नापसंद कर रहे हैं एज ए बिजनेस, तो या तो ये टेक्निक इस्तेमाल करें, और ये सारी इकट्ठी भी हो सकती है सारी की सारी। ये टेक्निक क्या कहती है कि सारे मुख्तलिफ तरह के बिजनेसमैन आपस में इकट्ठे हों और गवर्नमेंट के पास जाएं, या अपने आप को किसी तरीके से गवर्नमेंट को ये बात बताएं कि आपकी बात ठीक नहीं है, या उसको एडवर्टाइज करें। बल्कि ये दोनों मेथड इस्तेमाल होने चाहिए, और उसके साथ साथ ट्रेड एसोसिएशन को भी ये बात बताई जाए क्योंकि वो आपके हक में बात करेगी। मैनेजिंग द पब्लिक इन्वायरमेंट, द पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट डिजाइन करती है इस डिपार्टमेंट को। सवाल इंशाल्लाह कल देखेंगे नहीं, आज हम ये पढ़ के जाएंगे नहीं, ताकि अगर आप कल अपने घर से खुदा न खासा सवाल सॉल्व करने का दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। मैनेजिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, द पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। द टास्क ऑफ मैनेजिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉल टू द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर और गवर्नमेंट रिलेशन। यानी गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि जो मसाइल लोगों को हैं वो इन मसाइल को यहाँ से लाकर सॉल्व करवा सकते हैं। द रोल ऑफ द पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट इज टू मैनेज द फर्म इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट एट ऑल लेवल एंड प्रमोट द फर्म इंटरेस्ट इन द political process. The creation of public affair unit is a global trend with many companies in developed countries initiating sophisticated public affair operation. The typical public affair executive spend most of the day
डायरेक्ट लॉबिंग विद फेडरल और स्टेट पॉलिटिशियन, होस्टिंग विजिट बाय पॉलिटिशियन ऑफ द कंपनीज लोकेशन और अटेंडिंग फंड रेजिंग एक्टिविटीज। तो इसका मकसद है बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज हैं। जो रिलेटिव हमें नज़र आ रहा है उसमें ये आखिरी जो 4 आपने पढ़े हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट है। जो सबसे पहला था इंसेंटिव वाला, वो इंसेंटिव देने का मकसद ये है कि आप गवर्नमेंट को अपने हक में लेकर आएंगे, जी राइट। तो इंशाल्लाह इसका सवाल कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।